आज हम लोग मनोविज्ञान में बीएस ब्लूम की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बीएस ब्लूम के बारे में हर एग्ज़ाम में लगभग सीटेट हो या टीटी हो पूछा जाता है, कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया है तो ये फिक्स है कि नेक्स्ट टाइम इससे क्वेश्चन आना तय है। बीएस ब्लूम की थ्योरी कोई पढ़ता है कि टैक्सोनॉमी या ब्लूम पढ़ लेता है या ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। लेकिन सबसे पहले ब्लूम की थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि बीएस ब्लूम जिस समय इन थ्योरी ये दिए थे उस समय नियर अबाउट टाइम था 1956 का इनकी थ्योरी आई थी। और हुआ ये था कि अमेरिका में कॉलेजों के जो प्रोफेसर थे मनोविज्ञान की, उनकी एक समिति बनी थी। और समिति बनाने का उद्देश्य ये था कि अमेरिका में जो शिक्षा व्यवस्था थी या बालकों को जो शिक्षा दी जाए उसका उद्देश्य क्या हो, इसी को ध्यान में रखकर बीएस ब्लूम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। जिस समय हमारा देश नियर अबाउट 1947 के पहले की बात की जाए, जिस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ख़राब थी। उस समय अमेरिका में ये सोच थी वहाँ की गवर्नमेंट की कि जो शिक्षा दी जा रही है उसका वास्तव में ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पज़ क्या होना चाहिए। देखा जाए तो अमेरिका में ही शिक्षा मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ वो बहुत हद तक अमेरिका में ही है, क्योंकि थॉर्नडाइक जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, 1898 में उनकी किताब आती है एनिमल इंटेलिजेंस। उसके बाद 1911 में वाटसन की थ्योरी आती है। फिर नियर अबाउट 1935 तक स्किनर की थ्योरी आ जाती है। फिर आपकी जो है क्लार्क एल हेल की थ्योरी आती है, अमेरिका में अंतर्नोद का सिद्धांत लेकर आते हैं। एडविन रे गुथ्री की थ्योरी आती है, जिन्होंने पुनर्वलन के महत्व को ही नकार दिया। इसके बाद टालमैन की थ्योरी आती है। बहुत सारे ऐसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में अपने अलग अलग सिद्धांत लेकर आए। वो अधिगम के सिद्धांत हों या बुद्धि के सिद्धांत हों या व्यक्तित्व के सिद्धांत हों, जिनका संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से था, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज अमेरिका में ही उस समय इनका जन्म हुआ। तो बीएस ब्लूम की जो थ्योरी आई शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इनकी किताब ही थी। इनके किताब का नाम ही था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यही इनकी किताब का नाम था। और इसकी हिंदी में लिखेंगे टैक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकरण, एजुकेशनल शैक्षिक, ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये इनकी किताब थी। बीएस ब्लूम का देखा जाए तो बीएस ब्लूम का पूरा नाम था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। इनका पूरा नाम था बेंजामिन सैमुअल और ब्लूम। 1956 में बीएस ब्लूम की थ्योरी आ गई। इसके बाद 1964 में क्रेथवाल और मसीहा की थ्योरी आती है। क्रेथवाल और मसीहा की थ्योरी आती है। और फिर 1969 से लेकर 1972 तक सिम्पसन की थ्योरी आती है। थ्योरी मतलब इनकी रिपोर्ट आती है, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इनकी रिपोर्ट आती है। तो इन लोगों ने 3 प्रकार के डोमेन की बात की थी। डोमेन का मतलब 3 एस्पेक्ट्स रखे थे, 3 पहलू रखे थे शैक्षिक उद्देश्यों के। 3 पहलू क्या हो सकते हैं, वो 3 पहलुओं की बात की थी। बीएस ब्लूम ने जहाँ कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात की, कॉग्निटिव डोमेन की बात की, वहीं क्रेथवाल और मसीहा ने अफेक्टिव, या जिसे कहा गया अफेक्टिव डोमेन, इसे मनोवृत्ति वाला पक्ष कहा गया। और सिम्पसन की जो थ्योरी आई थी ये साइकोमोटर थी। ये साइकोमोटर डोमेन की बात किए थे। तो 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों के 3 पहलुओं की बात की गई, जहां बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष की बात की, क्रेथवाल और मसीहा ने जहां पर मनोवृत्ति या मानसिक पक्ष की बात की, अभिरुचियों की बात की, और सिम्पसन ने बात किया था मनोगत्यात्मक पक्ष की। मनोगत्यात्मक पक्ष का मतलब जिसमें शारीरिक क्रियाओं का प्रशिक्षण हो और कौशलों के विकास की बात की गई थी, वो था सिम्पसन के द्वारा। यानी जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, यानी तत्कालीन उस समय के अमेरिका में जो शिक्षा व्यवस्था हो, उस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य ये हो कि उसमें बच्चे को संज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो, बच्चे में अभिरुचियों का विकास हो, उसकी मनोवृत्ति का अच्छा विकास हो, और तीसरा था उसमें शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण प्लस कौशलों का भी विकास हो, कौशलों की भी शिक्षा दी जाए, यानी उसे स्किल्स की भी नॉलेज दी जाए, उसका कैरेक्टर भी अच्छा स्टेब्लिश हो, प्लस उसका नॉलेज भी हायर लेवल का बने। तो इस प्रकार से 3 डोमेन, 3 एस्पेक्ट, 3 पहलुओं की बात की गई थी। एक था बीएस ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष, क्रेथवाल और मसीहा का था मनोवृत्ति वाला पक्ष, और सिम्पसन का था मनोगत्यात्मक पक्ष। अब ये तो हो गया मेन। अब इसे सबसे जो पूछा जाता है वो ब्लूम का ही टैक्सोनॉमी पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कहीं लिखा है कि और नहीं पूछा जा सकता है, पूछने को
क्रेथवाल और मसीहा का पूछा जा सकता है और सिम्पसन का भी पूछा जा सकता है। लेकिन अभी आज हम लोग एक केवल देखते हैं सबसे पहले बीएस ब्लूम का। अब ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी आई, देखिए ब्लूम ने क्या कहा। ब्लूम ने कहा कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है, जो हमारा संज्ञानात्मक पक्ष की बात की गई, शैक्षिक उद्देश्यों का संज्ञानात्मक पक्ष, शैक्षिक उद्देश्यों का जो कॉग्निटिव डोमेन था या कॉग्निटिव मॉडल इनका कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा रहता है कॉग्निटिव डोमेन आप लिख सकते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट लिख सकते हैं, उसको भी इन्होंने डिवाइड किया। और डिवाइड करते समय इन्होंने एक जो है इसको भी एक क्रम में बताया, हायरार्कीज की दी कि सबसे पहले इसको 6 भाग में डिवाइड किया। और सबसे पहले नीचे लिखा कि इसमें नॉलेज आता है। बच्चे को सबसे पहले क्या दीजिए, तो नॉलेज दीजिए, ज्ञान दीजिए। ज्ञान के बाद सेकंड उन्होंने कहा कि उससे कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब बोध, उसमें बोध का विकास हो, उसकी समझबूझ का विकास हो। और तीसरा उन्होंने कहा फिर वो उसका प्रयोग कर सके, एप्लीकेशन ऐसा उसे बताइए, ऐसा उसे योग्य बनाइए कि उसे अप्लाई कर सके। और चौथा कहा फिर उसके अंदर उसे एनालिसिस का क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। पांचवा कहा कि वो सिंथेसिस भी कर ले, सीखे हुए ज्ञान को जोड़ ले। और अंतिम में कहा एवेल्युएशन, उसके अंदर एवेल्युएशन की क्वालिटी भी डेवलप होनी चाहिए। और जब भी कभी हम इस तरह की कोई त्रिभुज की बात करें और जिस त्रिभुज का ये ऊपर मुख ऊपर रहे, समझ लीजिए कि इसमें ऑर्डर जो दिया गया है वो नीचे से आपको ऊपर की तरफ चलना है, ठीक, फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपको चलना है। चाहे वो देखिए गैने का सीखने का सिद्धांत पढ़ते हैं, संकेत द्वारा सीखने से लेकर समस्या समाधान द्वारा सीखना, मैस्लो का पढ़ते हैं आवश्यकता का सिद्धांत, तो उसमें भी देखिए शारीरिक आवश्यकताओं का सिद्धांत से लेकर आत्मसिद्धि की आवश्यकता, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। जब भी कभी आपको इस तरह कोई त्रिभुज दिखे तो जान लीजिए इसमें नोक ऊपर है, तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, इसमें कोई कहने की बात नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले जो नॉलेज, इसमें देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं क्या आते हैं, कोई एक आपको दे देंगे शब्द, जैसे वर्गीकरण की योग्यता बीएस ब्लूम के और टैक्सोनॉमी के अनुसार किस स्तर से संबंधित है, दे देंगे आपको मान लीजिए कि समझबूझ या अनुकरण करने की योग्यता, अनुवाद करने की योग्यता। अगर अनुवाद करना सिखाया जाता है तो बताइए बीएस ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसके जो 6 स्टेप्स हैं उसमें किस स्टेप्स में अनुवाद करना आएगा, तो इसलिए अलग अलग देखा जाता है इसको। सबसे पहले देखिए नॉलेज है, ज्ञान है। बीएस ब्लूम ने क्या कहा, और बीएस ब्लूम का देखिए शैक्षिक उद्देश्यों की जब बात की गई तो शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में ब्लूम ने कहा कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही शैक्षिक उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि व्यवहारवाद था, अमेरिका में व्यवहारवाद अपने चरम पर था उस समय, 1950 के पहले तक पूरा व्यवहारवाद पे ही सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी दी थी। ज्ञान से क्या आशय था बीएस ब्लूम का? बीएस ब्लूम का आशय ज्ञान से ये था कि जब भी बच्चा किसी चीज़ को देखता है, जैसे हम कोई चीज़ देखें, हमें कोई चीज़ किसी का नाम बता दिया, हमने किसी की परिभाषा रट लिया, तो एक्चुअली में हम वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपको कोई छोटा बच्चा है और आपके पास मान लीजिए ये पेन है, जिससे मोटी पेन है, और मान लीजिए हमारे पास एक नॉर्मल पेन होती, तो हम उसको बताते भाई देखो ये जो है मार्कर है और जो पतली वाली पेन है वो एक नॉर्मल जो है वो डॉट पेन है, उससे आप जो है लिखने के काम आता है, और मार्कर होता है बोर्ड पे लिखते हैं आप उससे। तो बालक को आपने पहली बार इसे दिखाया तो बालक इसको देखा, समझ गया मोटी वाली पेन है भाई, तो ये जो है मार्कर है, उसे ज्ञान मिला। आपने उसे बता दिया देखिए भाई ये व्हाइट बोर्ड है, और सपोज डिजिटल बोर्ड अगर आपके पास है तो उसे दिखाते हैं कि ये डिजिटल बोर्ड है। मैंने किसी भी चीज़ को जब पहली बार आप पहचान कराते हैं, किसी भी चीज़ की जब परिभाषा बताते हैं, किसी भी चीज़ का जब पहली बार परिचय कराते हैं, तो वो हमारे ज्ञान का पहलू होता है, वो उसे आप नॉलेज दे रहे होते, ज्ञान देते हैं। यहाँ एक चीज़ पहलू ये भी जानना जरूरी है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर। कई बार हम कह लेते हैं बुद्धि और ज्ञान को एक ही समझ लेते हैं, ऐसा गलत है। बुद्धि देखिए बाय बर्थ होती है, बुद्धि ना घटती है ना बढ़ती है, लेकिन ज्ञान आपका बढ़ सकता है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जितना तो आप नॉलेज गेन करते चले जाते उतना ही ज्ञान का लेवल आपका बढ़ता चला जाता है। तो ज्ञान बाहरी चीज़ों से मिलता है, तो ज्ञान आपका बढ़ेगा। इसके बाद सेकंड स्टेप कहा था बीएस ब्लूम ने कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब बोध का मतलब समझबूझ। अब जब बच्चे ने आपने किसी चीज़ को परिचय करा दिया, आपने परिचय करा दिया भाई देखो ये मार्कर है, तो बच्चे को एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में डेवलप होगा, उसकी समझबूझ होगी कि अच्छा नॉर्मल पेन पतला होता है, पेंसिल हमारी पतली होती है, मोटा सा है, काला काला लिख रहा है, नीला लिख रहा है, तो ये मोटा वाला पेन जो है वो क्या है, मार्कर है। उसका एक बोध उसका डेवलप होगा, यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में उसकी जो समझ विकसित होती है वही है बोध। इसी बोध के अंतर्गत जैसे बोध में देखिए अनुवाद करना आता है, बच्चों को जब अनुवाद कराया जाता है इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तो वो उनका एक्चुअली बोध चेक होता है। जब आप कोई पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जब आप क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, या स्तंभ मिलान जब आप कर रहे होते हैं, तो उस समय भी आपके बोध का लेवल आपका बढ़ता है उनको करने से। इसीलिए किताब में हर एक्सरसाइज में देखिए देते हैं बोध के प्रश्न दिए होते हैं। कोई छोटी किताब देखिए हर जगह लिखा होता है बोध का प्रश्न। बोध का प्रश्न का मतलब हमारी जिससे समझबूझ बढ़े, ऐसे प्रश्न होते हैं बोध के प्रश्न। तीसरा था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब था प्रयोग।
प्रयोग भी लिखा है, कहीं कहीं अनुप्रयोग लिखा है। एप्लीकेशन का मतलब बेस लूप ने कहा कि जब बच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके अंदर समझ बूझ डेवलप हो गई, तो वो फिर अनुप्रयोग उसका प्रयोग करेगा। वो अपने सीखे हुए ज्ञान को कहीं ना कहीं दिखाएगा, प्रकट करेगा, उसे अपने व्यवहार में लाएगा। ये है उसका अनुप्रयोग। सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपने उसकी परिचय करा दिया मार्कर के बारे में, भाई कि चलो एक मार्कर है, मोटी पेन है, तो जब भी वो कभी ऐसी पेन को देखेगा, सपोज दैट उसके पास हाईलाइटर रखा है, उसके पास एक जेल पेन रखा है, एक मार्कर रखा है, तो तुरंत वो बताएगा नहीं नहीं ये जो पेन है, ये मार्कर है, वो अप्लाई करेगा। अपने सीखे हुए ज्ञान को अप्लाई करना ही क्या है? अनुप्रयोग। एनालिसिस क्या होता है? विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, पृथकीकरण करना। सीखा हुआ ज्ञान है, उसको छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित कर दीजिए। किसी टॉपिक को आपने पढ़ा, उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दीजिए और छोटे छोटे खंडों में बांटकर एक नया ज्ञान बनाइए, तो वो होता है एनालिसिस, वो होता है विश्लेषण। और सिंथेसिस क्या है? जो छोटे छोटे खंडों में आपने बांटा, उसको जब आप जोड़ देते हैं और उसको जोड़कर जब आप नया ज्ञान एक बना लेते हैं, नई चीज बना लेते हैं, तो वो होता है संश्लेषण। यानी संश्लेषण मतलब जोड़ना और एनालिसिस का मतलब छोटे छोटे खंडों में तोड़ना। अब इसको अगर देखा जाए किसी बालक के ऊपर अप्लाई किया जाए, तो बालक क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज आपने कोई से विषय वस्तु सिखाई, सीखने के बाद उसने जैसे मान लीजिए आपने जैसे सिखा दिया मार्कर है भाई, चलिए मार्कर बने, आपने यही एग्जाम्पल चल रहा था, आपने ज्ञान दिया, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन हुआ, उसने अनुप्रयोग भी कर लिया, बता भी दिया अगले को, चलो भाई ये मार्कर है। अब एनालिसिस क्या होगा? एनालिसिस का मतलब वो होगा कि अब उसके सामने कभी हाईलाइटर आया, मार्कर आया, पेन आया, तो एनालिसिस करेगा, इसको खोलेगा, इसको अलग अलग करेगा, देखेगा ठीक है चलो भाई मार्कर जो होता है थोड़ा सा दिखने में मोटा है, लिखने में मोटा है, इसकी लिखावट मोटी है और थोड़ा हैवी भी है, तो ये इसका विश्लेषण होगा। उस चीज़ को, सीखी हुई चीज़ को छोटे छोटे खंडों में बांटना क्या होगा? एनालिसिस। और छोटे छोटे खंडों में बांट कर जब वो एक नई चीज़ बना देगा, उसको जोड़ देगा और जोड़कर नया ज्ञान बना देगा, तो क्या हो जाएगा? वो सिंथेसिस हो जाएगा। और मूल्यांकन, मूल्यांकन का आशय ये था बीएस वॉल्यूम से कि जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, क्या उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। हम मूल्यांकन करने का मतलब क्या, वो जिस चीज़ को लेकर हम लोगों ने ये टैक्सोनॉमी बनाई, या जिस उद्देश्य को लेकर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं किसी टॉपिक की, क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, ये मूल्यांकन है। तो ये इतनी सी टैक्सोनॉमी, इसको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे भी नॉलेज का एग्जाम्पल अगर लेना हो, ज्ञान का, सपोज दैट कोई मूवी देख रहे हैं, कोई मूवी देखें, जैसे मान लीजिए आपने पुष्पा मूवी देखी या कश्मीर फाइल्स मूवी देखी, तो कश्मीर फाइल्स या पुष्पा मूवी आपने देखा, आपको ज्ञान मिल गया। कॉम्प्रिहेंशन क्या, बोध क्या है? अब पुष्पा मूवी आपने देखा, उसका आपको गाना याद हुआ, और उसका गाना याद होने के बाद उसके कुछ स्टेप्स उसके कलाकार के, अभिनेता के आपको याद हो गए, तो वो क्या है? बोध है, आपके दिमाग में गया, वो बोध हो गया। जो चीज़ आपके दिमाग में बैठी, फिट हो गई, वो क्या हुई? बोध हो गई। अनुप्रयोग, आपने उस कलाकार की, उस एक्टर के स्टेप्स को कहीं फॉलो कर दिया, कहीं मतलब दिखाया, उसका प्रदर्शन कर दिया, या उसको अप्लाई किया अपने व्यवहार में, तो ये आपका हो गया अनुप्रयोग हो गया। मानी ज्ञान के अंदर जो चीज़ आपने देखा वो ज्ञान, मूवी, बोध क्या हुआ? गाने की कुछ 4 पंक्तियां, पूरा गाना नहीं याद होगा, लेकिन 4 पंक्तियां देखिए, श्रीवल्ली वाला गाना, 4 पंक्तियां सबको याद हो जा रही है। पहली बार कोई मूवी देखता है, पहली बार मूवी देखने में आपको 4 लाइन 2 लाइन जरूर याद हो जाएगी, वही आपका कॉम्प्रिहेंशन है। किसी एक्टर का जो स्टाइल है, फेमस स्टाइल किसी मूवी में है, उसके एक्टर के स्टाइल को अगर आपने 1-2 स्टेप आपने सीख लिया, वो आपका कॉम्प्रिहेंशन है। और जब उसी एक्टर के स्टाइल को अपने व्यवहार में अप्लाई कर देंगे, उसी गाने को आप 4 लाइन गुनगुना देंगे, तो क्या हो गया? अनुप्रयोग हो गया। एनालिसिस क्या? एनालिसिस है अब विश्लेषण। आपने मूवी देखा, मूवी देखकर आप उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दिए। जैसे पुष्पा मूवी आपने देखा, आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी, उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कीजिए। मतलब अब पुष्पा मूवी में देखेंगे तो एक उसमें रहता है, अभिनेता रहता है, वो कोयले का मतलब तस्कर रहता है, और सिंडिकेट रहते हैं उसमें, जो है पूरा जो लोगों का संगठन रहता है, कैसे जो है कोयला करे, सॉरी चंदन की लकड़ियों का तस्करी होता है। हाँ, चंदन की लकड़ियों की उसमें तस्करी होती है। चंदन की लकड़ियों का जो इन लोगों के तस्कर होते हैं, उनका एक सिंडिकेट होता है, एक समूह होता है, कैसे कैसे उसकी तस्करी की जानी है। इन सब बातों को लेकर आप देखेंगे, उस मूवी का एक एनालिसिस करेंगे, विवेचना करेंगे। अब सिंथेसिस करेंगे, उसको जोड़ेंगे। अच्छा, एनालिसिस में एक गुण विभाजित करना, पृथकीकरण करना है। अब उसी में एक आपको कैरेक्टर याद होगा, वीरप्पन का। वीरप्पन भी बहुत बड़ा चंदन तस्कर था, उसको मार दिया गया था, इनकाउंटर उसका हुआ था। अब अगर आप वीरप्पन के कैरेक्टर को और पुष्पा मूवी की जो पुष्पा राज का जो कैरेक्टर है, उससे अगर आप एनालिसिस करेंगे, दोनों को अलग करेंगे, तो उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वीरप्पन के कैरेक्टर को और पुष्पराज के जो कैरेक्टर को अगर आप दोनों को जोड़ देंगे, पहले विवेचना कीजिए, अलग अलग कीजिए, और फिर उन दोनों को जोड़िए, क्या आपने, तो एक नया आपको सिंथेसिस, संश्लेषण मिलेगा, कुछ नया हो सकता है। अभी लोग कह रहे हैं पुष्पा मूवी का एक 2 या 3 पार्ट भी आना शेष है, तो कुछ आप उस तक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चंदन का बहुत बड़ा तस्कर था वीरप्पन, साउथ का ही था। जैसे केजीएफ मूवी देखिए, केजीएफ मूवी में भी ऐसे ही रहता है सीन। इवैल्यूएशन देखिए, फिर इवैल्यूएशन क्या है? मूल्यांकन।
अब मूल्यांकन क्या करेंगे कि भाई अब आपने KGF मूवी आपने पुष्पा मूवी देखा, आपने उसका एनालिसिस कर दिया, वीरप्पन के साथ आपने उसका जो है पृथक्करण कर दिया, तुलना कर दिया आपने, फिर आपने सिंथेसिस भी कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों कैरेक्टर्स को, दोनों बहुत बड़े क्रिमिनल्स कैरेक्टर को आपने जोड़ा। फिर आप एक इवैल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या वीरप्पन का जो कैरेक्टर था, वीरप्पन को जो मारा गया, उसके बारे में आप पढ़िए, सर्च करिए। पुष्पा मूवी में जो दिखाया गया क्या उसको मारा जाना चाहिए, वो इतना बड़ा तस्कर है, भारत सरकार को इतना नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या उसको मारा जाना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, जो इतना बड़ा तस्करी हो रहा है चंदन के लकड़ियों का, क्या ये वास्तव में सही है या गलत है। ये आपके अंदर इसकी योग्यता हो जाएगी तो ये आपका मूल्यांकन करने का गुण डेवलप होगा। तो यही थी ब्लूम की टेक्सोनॉमी, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का जो संज्ञानात्मक पक्ष है, उस संज्ञानात्मक पक्ष में है क्या किया जी। संज्ञानात्मक पक्ष में पहले नॉलेज, बच्चे को नॉलेज मिलनी चाहिए, नॉलेज के बाद बच्चे के अंदर बोध का डेवलप हो, बोध डेवलप हो, बोध के बाद वो क्या करे, उस सीखे हुए ज्ञान को अनुप्रयोग कर सके, यानी उसको अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर ले। इसके बाद फिर उसके अंदर एनालिसिस का गुण होना चाहिए, यानी इसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर ले, पृथक्करण कर ले, छोटे छोटे टॉपिक्स को, कोई टॉपिक पढ़ा अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसको समझ ले, फिर अलग अलग पार्ट जो उसने किया है उसको जोड़कर एक नया ज्ञान बनाए, नया आविष्कार कर ले, नई खोज कर ले, वह सिंथेसिस हो जाएगा आपका, वो संश्लेषण हो जाएगा। और फिर सीखे हुए ज्ञान को मतलब उसका मूल्यांकन कर सके, उसके लिए कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, ये चीज़ें देख ले, तो वो आपका हो जाएगा इवैल्यूएशन। इसी प्रकार जो दूसरा डोमेन है, जिसे मनोवृत्ति वाला पक्ष कहा गया था, जिसे कहा गया था, जिसमें मतलब कैरेक्टराइजेशन की बात की गई, चरित्रीकरण की बात की गई, मूल्यों की बात की गई, आदर्शवाद की बात जिसमें की गई है, वो था कृथवाल और मसीहा का था अफेक्टिव डोमेन, था मनोवृत्ति वाला पक्ष। और फिर तीसरा है सिम्पसन का है मनोगत्यात्मक पक्ष। इसके बारे में फिर हम लोग कभी नेक्स्ट टाइम अगली बार चर्चा करेंगे। थैंक यू।